हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपका चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ ये सोनली बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, राइट। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर मैं ये आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा या टॉपिक्स बताऊंगा बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पे बात करूंगा, ताकि आप लोगों को सीधी बात मतलब अपना टाइम वेस्ट ना हो और जो भी टू द पॉइंट बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। और उम्मीद करूँगा कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे वीडियो का और अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी जो आपके बुक है, जो कोर्स बुक है, उसको ज़रूर 3 से 4 या 5 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सके सेक्शन वाइज उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद ही जो है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार जो है डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर तो सेम है बट द वे द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड दैट विल बी डिफरेंट। Okay, so sometimes it happens that the student is not able to understand what the question is asking, and having failed to understand the question, they are unable to write the answer properly, or they are unable to do full justice to the questions that are being asked. So in this way they lose lot of marks. तो इसलिए जो confusion जो पैदा तभी होता है जब आप questions नहीं समझ रहे हैं तो आंसर क्या पूछा जा रहा है और कैसे हमें आंसर करना है। ठीक है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए और जो चीज़ पूछी जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जिन क्वेश्चन के आंसर्स अच्छी तरह से पता है तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा वो एलैबोरेट करते हैं, जिससे उनकी टाइम वेस्ट होती है। ठीक है, तो ज़रूरत ये है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा एलैबोरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही आप आंसर करें और वर्ड लिमिट को फॉलो करें। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 60 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, या पॉइंट्स में आंसर करना है, पॉइंट या अगर हेडिंग्स देके आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 हेडिंग्स दिया और फिर एक्सप्लेन किया, या 5 हेडिंग्स दिया फिर एक्सप्लेन किया। और जहाँ तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके बुक्स के ही अंदर से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसके लिए कोई आप जितने ज़्यादा सब्जेक्ट या कंटेंट आपका जितना क्लियर रहेगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर number of MCQs, like just running after MCQs won't help. You have to clear your doubts regarding the concept. Concept अगर क्लियर है तो फिर उसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका आप बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप डोंट लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्टेड एज फार एज प्रैक्टिस इज कंसर्न। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने इतने एमसीक्यूज तैयार किए, उतने एमसीक्यूज तैयार किए, ठीक है, तो ये नहीं होता है तरीका ये होता है कि आप बुक पढ़े और जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। कोई डाउट्स है, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं। जो लोग उन वीडियो एक्सप्लेनेशंस के थ्रू नहीं गए, प्लीज काइंडली गो थ्रू द वीडियो एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। And in this particular section, in this particular video, I am going to discuss the important topics from the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and important topics based on which questions will be, I'll be putting up some questions over here, we'll discuss that. Okay, so the topics that we are going to cover in this chapter, or the most important topics from your first chapter, is द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। तो मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने लिए, और इसके आधार पर वेरी शॉर्ट लॉन्ग किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो द स्टेप्स और द मेजर्स, द प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू ब्रिंग अबाउट नेशनल or common identity, to bring about unity among the French people. Okay, तो फ्रेंच पीपल में किस तरह से यूनिटी लाई गई, जैसे हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट, नेपोलियनिक कोड।
इसके ऊपर तो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं हर बोर्ड एग्जाम्स में, मोस्टली ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में। नेपोलियनिक कोड आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और मेरे ख्याल से जो है इसमें बच्चों को कोई डाउट भी नहीं है ज़्यादा, वो पॉइंट्स आप लर्न करते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पूछा गया कि नेपोलियनिक कोड को क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो उसमें जो शुरुआत में लोगों ने जो है नेपोलियन को हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी तक बताया, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के द्वारा किए गए। और बाद में हमने देखा कि किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया नेपोलियन के जो मेजर्स हैं, कहीं ना कहीं जो अच्छे कदम उन्होंने उठाया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, उसकी वजन जो है कम हुई, बनस्पत जो है जो नेगेटिव एक्शंस या नेगेटिव जो पॉलिसीज जो बनाई गई नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा, और कहीं ना कहीं उसने उसके द्वारा किए गए, उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए उसको जो है हल्का बनाते हैं या उसको कम करते हैं, उसको कमतर रखते हैं, हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका देखो कि एक टॉपिक है आपका सा लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे वहाँ पे यूरोप में, किस तरह से थ्रू अपने बिजनेस के जरिए उन्होंने अपनी वेल्थ अर्न की, और कैसे वो फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को पढ़े और एक अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस लाए, ठीक है। और दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें करने लगे। जब पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो इसके ऊपर बेस्ड टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं जरूर पूछे जाते हैं। और अगला इसमें बिना किसी मतलब कंफ्यूजन के आप ये सोच सकते हैं ये क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जा सकते हैं, उसमें से कोई एक या दो जरूर पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर आप ये देखेंगे किस तरह से लिबरल रिवॉल्यूशंस भी हुए और फिर रिवोल्यूशनरीज द्वारा जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में जो कदम उठाए गए उसको भी हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली। फिर उसके बाद रोमांटिसिज्म के ऊपर, ये आप ये मान सकते हैं कि ये सब जुड़े हुए हैं, रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट जो है, इसके ऊपर भी टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फीमेल एलेगरीज, ठीक है। फिर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, लास्ट में ये जो टॉपिक है आपका खासतौर से बाल्कन रीजन को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कैसे वर्ल्ड वॉर वो छिड़ी उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इसमें इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर from the topic that I've mentioned just a short while ago. The question that I've put forth over here in front of you is, examine the measures and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. So what were those steps that were taken up by the French revolutionaries to create a sense of collective, or to create a sense of collective identity and to bring about the feeling of unity amongst the French people? तो इसके लिए जैसे जो आप सभी को मालूम है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि इसमें जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड, ठीक है, ले सिटोयन और सिटोयन है जो है उसको एम्फसाइज किया गया, और ये बताया गया कि हाउ एवरीबडी बिलोंग टू वन यूनाइटेड कम्युनिटी, और एक नया नेशनल फ्लैग इन प्लेस ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड उसको जो है इंस्टेट किया गया, ट्राई कलर, ठीक है। और आप ये देखोगे कि किस तरह से और भी कदम उठाए गए, न्यू हाइम्स, ठीक है, वो कंपोज किए गए, न्यू सॉन्ग्स, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, मार्टर्स वर कमेमोरेटेड, मार्टर्स को, शहीदों को जो है याद करने के लिए ये चीज़ रखा गया कि कैसे हम शहीदों को याद करके देश में यूनिटी की भावना को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, इसमें स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स को भी रखा गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो ऐसे कई कदम उठाए गए जिसने फ्रांस में जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बढ़ाने का काम किया, ठीक है। तो ये आपका जो है बुक से ही आप इसका जो भी आंसर फ्रेम करेंगे, बुक में ही है आपको इसको, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इसमें डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन द 4 प्रिंट्स मेड बाय द फ्रेडरिक सूरो। तो जो फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो ने जो 4 प्रिंट्स बनाए उसमें
ऐसा हो सकता है कि बार पूरे 4 प्रिंट्स ही आपसे पूछा जाए और इसमें अलग से इस तरह से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये पूछ सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इन हर वन हैंड शी इज होल्डिंग टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, इन द अदर हैंड शी इज होल्डिंग द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और it was shown that how the long train of people जो that is representing different nations and they are identified by their national flags, and as they move past by the statue they become nation state. So the statue is actually standing for the struggle for independence to become nation state. ठीक है? So children, the next important question that we are going to discuss over here is based on the topic that I already mentioned, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more rational and efficient in the territories ruled by him? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि नेपोलियन द्वारा जो भी कदम उठाए गए कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स और कैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया, ठीक है, और करेंसीज, नंबर ऑफ करेंसीज को कम कर दिया गया और इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज को हटा दिया गया, कैसे यूनिटी बिफोर लॉ लाई गई, ये सारी चीज़ें जो की गई है, ठीक है, और इसके ज़रिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की गई। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रूर आप तैयार कर रहे होंगे, आपको प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैंने एक ऐड किया यही क्वेश्चन को कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से या थोड़ा सा इससे रिलेटेड जरूर है, थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सिविल कोड ऑफ 1804। द सेम नेपोलियनिक कोड इज नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड क्रिटिकली, इसका मतलब जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द गुड स्टेप्स टेकन बाय नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, in the field of administration. And secondly we talk about how his measures were criticized later on. I mean from harbinger of liberty से लेकर के कैसे ऐसा माना गया कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इसके कदम तो शुरुआत में लोगों ने बहुत अच्छे बताए, लेकिन बाद में जो है एक जो कदम उनके द्वारा उठाए गए उसने कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो किए गए जो भी अच्छे सुधारवादी कार्य हैं, जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो नेपोलियनिक कोड के अंडर किए गए जो भी काम है, अच्छे काम है, उसको कैसे हल्का करते हैं। सबसे पहला है क्या है, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन है मतलब नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए डिक्टेटर, ठीक है, एंड ही वाज दस एम्बिशियस। तो एम्बिशियस होने की वजह से वो चाहते थे कि फ्रेंच आर्मी में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम भर्ती करें, तो इसलिए ज़बरदस्ती लोगों को आर्म फोर्सेस में भर्ती किया गया, ये एक रीज़न था। लिमिटेड फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम भी एक रीज़न था, ठीक है, और जिसकी वजह से सेंसरशिप को भी बढ़ावा दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। जैसे कि हमें मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज ए डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर, तो इसलिए जो है सेंसरशिप जो है डिक्टेटरशिप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनको ये करना कि चीज़ों को जो है रेस्ट्रिक्ट करना, चीज़ों पे बैन लगाना, ठीक है, सेंसरशिप करना है। और तीसरा जो है हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जैसे मैंने बताया कि फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम और सेंसरशिप, ठीक है, ये सब रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं नेपोलियनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उसकी वजन कहीं ना कहीं कम हुई, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो टॉपिक जिससे लिया गया है, ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म व्हिच डेवलप्ड इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। तो जब हम लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो हम डिफरेंट जो 3 टाइप्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म है उसकी बात करेंगे, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सो पॉलिटिकल लिबरलिज्म के तहत जो लिबरल्स थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जिन्होंने अपनी वेल्थ अर्न की थी अपने हार्ड वर्क के द्वारा, ओवरसीज ट्रेड के द्वारा उन्होंने अपनी वेल्थ अर्न किया था और वे एजुकेटेड भी हुए, तो जो फिलोसोफर्स के आइडियाज़ थे उससे भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। इस तरीके से वो डिमांड करने लगे एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट,
एक गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे। दूसरा जो हम ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, हम जो जिसमें पॉलिटिकल लिबरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड लिबरल्स कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये इनका पॉलिटिकल लिबरलिज्म के तहत, किसके तहत है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जिसमें वोटिंग राइट्स हो, बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ वोटिंग राइट्स टू एवरी एडल्ट पर्सन, दे वांटेड ओनली मेन टू बी गिवन द वोटिंग राइट्स, ठीक है, एंड दैट टू प्रॉपर्टीड मेन, नॉट इवन अमंग मेन, ऑल मेन शुड बी गिवन द वोटिंग राइट्स अकॉर्डिंग टू द लिबरल्स। तो दे वांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी वो चाहते थे, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी चाहते थे वो, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इन सब पॉइंट्स में आपको आंसर करना है। जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करें, सोशल लिबरलिज्म की अगर बात करें, तो सोशल वाले में क्या है कि आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात आ जाएगी। और अगर हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में फ्रीडम ऑफ मार्केट, ये सब पॉइंट्स के ऊपर आपको आंसर करना है। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स हो गए, ठीक है। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें, जैसे एक कस्टम यूनियन भी बनाया गया था जोलेवरे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका यूनिफिकेशन के ऊपर है। और हमारे इस बुक में जो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो यूनिफिकेशन बताई गई, जो 3 मेजर कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, ठीक है। इन 3 की केस स्टडीज को हम, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप चाहे इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में देखें, शॉर्ट में, सोर्स बेस्ड में, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है हर साल। या तो किसी साल मान लीजिए ये हो सकता है कि तीनों में से 2 पूछे जाएं, या 2 मतलब तीनों में से एक ही पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। थोड़ा क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका वो अलग हो सकता है, जिसकी वजह से जो है कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर करने में वो they are not able to answer the question then, or they are not able to do full justice to the question, ठीक है। So let us discuss, briefly describe the process of German unification. In this we have to talk about the role played by Otto von Bismarck and the contribution also made by the पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कैसे 831 रिप्रेजेंटेटिव, जब उन्होंने वहाँ के किंग, प्रूशियन किंग को, विलियम को जो है ये ऑफर किया था कि आप जो है यू विल बी, योर पावर्स नाउ विल बी सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। सो द किंग लेटर ऑन रिफ्यूज्ड इट एंड अल्टीमेटली the Frankfurt Parliament was disbanded because it also did not prioritize the issues of the common people, right? They were only talking about the aspirations and needs of middle class educated people. They were talking about a representative government, a constitutional monarchy they were talking about. तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोगों के, आम लोगों के मुद्दे जो है वो पीछे रह गए, जिसकी वजह से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो सोशल बेसिस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, ठीक है। इस कारण से भी जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आप रोल को कम नहीं आंक सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल रहा है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ठीक है। और हम देखते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क बाद में जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है प्रूशिया का, तो उन्होंने जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ली, प्रूशियन आर्मी की हेल्प से फिर वॉर्स लड़े गए, ठीक है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, इनसे 7 ईयर्स तक वॉर लड़ी गई और फिर जाके जर्मन यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। दूसरा जो है, जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करेंगे तो इसमें डेफिनेटली हमें जूसेफी मज़ीनी के रोल को भी, उनके कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान रखना होगा कि कैसे जो सीक्रेट सोसाइटीज जूसेफी मज़ीनी ने बनाई, ठीक है, यंग इटली इन यूरोप, यंग यूरोप इन बर्न,
और उसके फेलियर के बाद, जो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स के फेलियर के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से जर्मनी में हुई, ठीक उसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यूनिफिकेशन का और नेशन स्टेट क्रिएट करने का, वो किनके ऊपर आई? वो वहाँ के मोनार्किकल फोर्सेस के ऊपर आई। यानी कि मोनार्कीज बाद में उन्होंने, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमें लोगों को कुछ ना कुछ देना है, लोगों की जो डिमांड्स है उसको पूरा करना है। इस तरीके से हम लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं घर बना सकते हैं या उनके मन में कहीं ना कहीं इज्जत पा सकते हैं। अदरवाइज जो है मोनार्कीज जो है बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर भी होती जा रही थी। जैसे हम इटली का जो केस देखते हैं कि कैसे इटली जो है अलग अलग, जो ये एक छोटे से देश होने के बावजूद भी अलग अलग रूलर्स यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में रूल कर रहे थे। ठीक है, जैसे नॉर्थ जो है हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रही थी, फिर सेंटर पे पोप रूल कर रहा था, और साउथ में जो है बourbon डायनेस्टी ऑफ स्पेन रूल कर रही थी। ठीक है, सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंटी वो जगह है जहाँ पर विक्टर इमानुएल II का रूल था, जो वहाँ के ओरिजिनल प्रिंस, जो ओरिजिनल डायनेस्टी था, ओरिजिनल जो वहाँ के निवासी थे, उनका जो रूल था वो सार्डिनिया पीडमोंट पे था। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जिउसेपी गैरिबल्डी का भी जो है जिक्र करेंगे, कैमिलो डी केवर। ठीक है, ये तो उससे पहले आएंगे, कैमिलो डी केवर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, इटली के। तो इसलिए जो है, यानी कि वो आप बात करें कि जो सार्डिनिया पीडमोंट का जो चीफ मिनिस्टर है कैमिलो डी केवर, तो इस तरीके से जो है कैमिलो डी केवर का जो रोल है इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो उसको भी हमें जिक्र करना पड़ेगा। जिसकी गैरिबल्डी का नाम लिया मैंने, ठीक है, और विक्टर इमानुएल II जो कि सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर थे, जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यूनिफाई करने का। और किसके हेल्प से? जैसे मैंने बताया, कैमिलो डी केवर और जो है जिउसेपी गैरिबल्डी के हेल्प से जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का काम हुआ। ठीक है, फिर द केस ऑफ ब्रिटेन वाज डिफरेंट एज फार एज इट्स यूनिफिकेशन इज कंसर्न, या इट्स यूनिफिकेशन वाज कंसर्न एलैबोरेट। तो किस तरह से जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का नतीजा है, एक सडन अपीवल का नतीजा नहीं है। ब्रिटेन जो है कोई प्रायर टू 19th सेंचुरी कोई यहाँ पर ब्रिटेन नेशन नहीं था, ये अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज का बना हुआ एक ग्रुप था, जैसे जिसमें वेल्स, स्कॉट, इंग्लिश, ठीक है, आयरलैंड के लोग थे इसमें। ये सब जो है इसकी एक एथनिक आइडेंटिटी हुआ करती थी कोई। फिर बाद में किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पूरे रूल को अपने हाथों लिया। ठीक है, किस तरह से द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक ओवर द रूल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तब तो वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन नहीं बना। फिर एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, और फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। और फिर बाद में किस तरीके से जो है फोर्सिबल इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड हुआ। तो पूरा जो है आपका ब्रिटेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस चाहे कान आप ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े, बात एक ही है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, पूछने का तरीका जरूर अलग हो सकता है। ठीक है, so children, next we are going to discuss very quickly the remaining important questions of the chapter. Okay, discuss the role of cultural movement in developing nationalist feelings among Europeans during the 19th century. So in this question we have to give examples of different countries, right, where cultural movement played its role. Okay, we might be also needed to define the term romanticism, as I have written over here, or define term romanticism. How did it arouse nationalist sentiments? So different way of asking the same question, the answer would be same. Okay, so in this you have to give example of Germany, wherein the German philosopher Jonathan Gottfried, right, who talked about the importance of collecting folk song, folk culture, right, which is very important, which he considered very important to the project of nation building. और दूसरा जो है हम बात करेंगे पोलैंड का एग्जांपल देंगे कि किस तरह कैरोल कुरपुंस्की का भी जो इसमें कैसे जो म्यूजिक को किस तरीके से एक नेशनल सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बनाया, और लैंग्वेज ऑल्सो कैसे प्लेड इट्स रोल। फिर इसमें ग्रीस का भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ग्रीस किस तरीके से जो है जो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बताया जाता है, पोएट और आर्टिस्ट कैसे ग्रीस को जो है एंशिएंट यूरोपियन कल्चर का मदर बताया जाता है जिसको। ठीक है, तो पोएट जो है लॉर्ड बायरन ने भी किस तरीके से फंड कलेक्ट किया था,
और किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। और फिर हम बाद में इसमें बाल्कन रीजन का भी जो है इसी में ही हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स, जो कल्चरल मूवमेंट दैट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग among the modern day independent nations of the Balkan regions, ठीक है, earlier they were part of the Ottoman Empire. Next going to discuss why was the period from 1830 to 1848 considered an age of revolutions. तो इस पीरियड को क्यों एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहा जाता है, क्योंकि यही वो पीरियड है जिस दौरान कई सारी घटनाएं यूरोप में घटी। जो जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुआ वो मेन कारण है, जिसको लेकर जो है ड्यूक मेटरनिक की भी बात थी कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। तो जुलाई रिवॉल्यूशन का जो घटना घटी उसने कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप्पी एट इट्स हेड उसको इंस्टॉल किया वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद वहाँ पर फिर से कंजर्वेटिव फोर्सेस बोर्बन डायनेस्टी को इंस्टॉल किया गया। और फिर ये जो जुलाई अपराइजिंग्स हुई, जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ उधर, उसके बाद वहाँ पर लुई फिलिपे को वहाँ का हेड बनाया गया फ्रांस का और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई। और इसके बाद हम अपराइजिंग्स इन ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल बनी बाद में, जो कि बेल्जियम पहले पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, तो किस तरह से बेल्जियम का छिटक कर अलग हो जाना, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से, वो भी एक बड़ी घटना थी। और ग्रीस की घटना भी जो है किस तरह से ग्रीस में इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई लड़ी शुरू हो गई थी 1821 से ही, और कैसे नेशनलिस्ट लोग इनसाइड द कंट्री, इनसाइड ग्रीस और आउटसाइड ग्रीस आल्सो, दे गॉट टुगेदर, राइट, in their fight against the control of the Ottoman Empire over Greece. Greece was part of the Ottoman Empire since 15th century. तो ये सारी चीजें थी, तो ये आप इसमें डिस्कस करेंगे कई सारी घटनाएं। और इसमें रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो पैरेलल टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द पुअर, मैंने लोगों जो गरीब लोग थे, जो आम लोग थे, उनके रिवॉल्यूशन के पैरेलल जो है रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी चल रही थी 1848 की, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इन सब चीज़ों की भी डिमांड करनी चालू कर दी थी। और कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की भी हम बात करेंगे कि, है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, जर्मनी में वो चीज़ हुई। तो ये सारी घटनाएं घटी जिसकी वजह से 1830 से लेकर 1848 का जो पीरियड है वो एक एज ऑफ रिवॉल्यूशंस भी कहा गया। और एक घटना भी इसमें है, सिलेसियन वीवर्स, किस तरीके से सिलेसिया में कैसे वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ भी उनकी लड़ाई, उसको भी मेंशन किया जा सकता है, ये जो घटना घटी। फिर बाद में एक नेशनल वर्कशॉप बनी ताकि लोगों को काम मिले, ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो दी गई, ऑल मेल दे गॉट दी वोटिंग राइट्स, इस सारी चीज़ें हुई, ये सारी घटनाएं हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है मैंने इसमें सोचा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको तैयार कीजिएगा, इसके आंसर्स को, ठीक है, एंड रेफर टू दी एनसीईआरटी बुक। अगला टॉपिक जो है आपका इंपीरियलिज्म से है, उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें बाल्कन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। हाउ डिड द नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन्स लीड टू द ब्रेकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। तो इसमें कई बार जो है बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बाल्कन रीजन की बात करें और कैसे ये वर्ल्ड वॉर वन से कनेक्टेड है, तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि जिसमें वर्ल्ड वॉर से कैसे कनेक्टेड है वो हमें बताना है, और कैसे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स है वो कल्चरल मूवमेंट वहाँ पे किस तरह से, रोमांटिसिज्म भी वहाँ पे अपना रोल प्ले किया। तो कई बार एक क्वेश्चन का जो आंसर हम जो लिख रहे हैं वो कई क्वेश्चन के पर्पस को सॉल्व करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको खास तौर से बताना है कि किस तरह से जो कंट्रीज हैं बाल्कन रीजन के, और कैसे ये एक बॉइलिंग पॉट बनी, ठीक है, यहाँ कैसे टेंशन कैसे बड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक के बाद एक कंट्री जो है, जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर वीक हुई और उसका पकड़ जो है इन कंट्रीज के ऊपर, जो मॉडर्न डे कंट्रीज है, रोमानिया, बुल्गारिया है, हर्जेगोविना और जो है ग्रीस, ये सब कंट्रीज के जो है स्लोवेनिया, ये सब कंट्रीज के ऊपर जो ऑटोमन एम्पायर की जो पकड़ है वो ढीली हुई। और हालांकि कोशिश उन्होंने भी की थी ताकि ऑटोमन एम्पायर को एकजुट रखा जाए, लेकिन एक के बाद एक जो है उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगी और एक के बाद वो एक छिटक कर अलग होते रहे, जिसमें ग्रीस जो है आपका 1832 में जो है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होके वो आज़ाद होती है। और इसमें आप देखते हैं कि एक होड़ सी मच जाती है, जितने भी मेंबर कंट्रीज थे, जितने भी कंट्रीज थे ऑटोमन एम्पायर में, उनको ये लगता था कि हम तो शुरू से ही आज़ाद थे, वी बीन सब्जुगेटेड, हमें सब्जुगेट किया गया है, ज़बरदस्ती हमें सब्जुगेट करके रखा हुआ है ऑटोमन एम्पायर में। और एक तरह से लड़ाई जो है इट वाज सीन एज ए वॉर बिटवीन द
द क्रिश्चियंस ऑन द वन साइड एंड द मुस्लिम्स ऑन द अदर साइड। तो इस तरीके से ये जो है वॉर देखा गया, और इसमें जो पावरफुल कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, जर्मनी, ये जो है ये कंट्रीज जो है इनकी भी नज़र इसके ऊपर थी, और कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रेड रूट्स के ऊपर कब्जा और ज़्यादा टेरिटरीज के ऊपर कब्जा। आपस में ये तो एक दूसरे के ऊपर जेलस थे ही कि भाई ज़्यादा टेरिटरीज कैसे वो ऑक्यूपाई करें, तो वो भी टेंशन की वजह से। तो इंट्रा जो है टेंशन जो थी वो इसी बाल्कन रीजन के अंदर भी थे, इंटर टेंशन अमंग दी कंट्रीज ऑफ द पावरफुल कंट्रीज के बीच में भी जो है टेंशन बढ़ गई, ताकि वो बाल्कन रीजन को जो है कंट्रोल करे। ठीक है, क्योंकि ये इंपीरियलिज्म के ऊपर भी ये क्वेश्चंस है, इंपीरियलिज्म से जुड़ा हुआ किस तरह से एक कंट्री एक दूसरे कंट्री के टेरिटरीज या रिसोर्सेज को कैसे टेक ओवर करती है, और वहाँ पे उसको कॉलोनाइजेशन के थ्रू जो है वो अपना उसको एक तरह से सब्जुगेट करने का काम करते हैं, उसको गुलाम बनाती है। और इस तरह से जो है बाल्कन रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकता है। और जैसे मैंने वर्ल्ड वॉर 1 है, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 से लीड मैंने हाउ द होल सिचुएशन द टेंशन लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1, तो इसको भी आपको जिक्र करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है समझ में आया होगा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द list of questions which are important, so please kindly go through them and do prepare those questions and learn from the NCERT book, and you can take help of some sample question paper also, sample question bank you can take help of, but always refer to the NCERT book for your enrichment, for your clarity of doubts। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है प्लीज डू आस्क, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पीली आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन द एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।